नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हम सब की ज़िंदगी से जुड़े हुए है, पैसा। शायद आप सोचें, फाइनेंस तो सब लॉजिक और नंबर्स होता है, क्यों बात करेंगे साइकोलॉजी की। पर सच ये है कि ज़्यादातर फाइनेंशियल डिसीजन हमारे दिमाग और इमोशन से आते हैं, न कि सिर्फ मैथ्स से। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा गया है, हम सोचते हैं कि पैसे के मामले में हम लॉजिकल हैं, पर असल में नहीं। हमारे फाइनेंशियल हैबिट्स बचपन की कंडीशंस और एक्सपीरियंस से बनते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैसे के डिसीजन को कैसे हमारे पर्सनल अनुभव, इमोशंस और दिमाग प्रभावित करते हैं। ज़रा सोचिए, आप सिनेमा जा रहे हो और एक ब्लॉकबस्टर गाड़ी स्क्रीन पर होती है। लोग सोचते हैं, वाह बाप रे, वो रिच है। लेकिन क्या उस आदमी ने सच में पैसे जमा किए हैं या सिर्फ किराए की गाड़ी दिखा रहा है? अक्सर हम दिखावे को सिर्फ दौलत समझ लेते हैं। इसी तरह बहुत से लोग दिखावट, लग्जरी के पीछे दौड़ते हैं, जबकि रियल वेल्थ तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स में छुपी है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको पर्सनल फाइनेंस या पैसे की साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बताएं, क्या आपने भी कभी पैसे के डिसीजन में इमोशनल फील किया है। पहले बात करते हैं जनरल बात, पैसा सिर्फ नंबर से ज़्यादा होता है। हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, पर पैसे को कैसे रखना, कैसे इन्वेस्ट करना है, इसमें हमारे इमोशंस, अपब्रिंगिंग और बिलीफ्स घुस जाते हैं। मॉर्गन हाउसल कहता है कि हर फाइनेंशियल डिसीजन आपके लिए उस मोमेंट में सेंस बनाता है। मतलब, आप जो भी पैसा जीतने या इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हो, वो उस वक्त आपके लिए बिल्कुल सही लगता है क्योंकि उसने आपकी पुरानी एक्सपीरियंस, बिलीफ्स और प्रायोरिटीज से शेप लिया होता है। सोचिए, अगर आपने बचपन में लोगों को पैसे की लड़ाई और टेंशन देखकर बड़ा हुआ तो आप शायद हर एक रुपये को बचाने की आदत बना लोगे। वहीं दूसरी तरफ, जिसने हर चीज़ मिलती हुई देखी, उसके लिए पैसे खर्च करना नॉर्मल लग सकता है। कोई भी अप्रोच गलत नहीं है, बस सबका दिमाग के नज़रिए से पैसे देखने का तरीका अलग होता है। बस ये सब आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक आदमी जो गरीबी में पला, वो बड़े होकर हर पिता पैसा संभालेगा। और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जो बचपन से सब कुछ ही पाता रहा, शायद थोड़ा ज़्यादा लग्जरी और रिस्क लेने को तैयार हो। ये अलग अलग जैसे एग्जाम्पल्स देखकर समझ आता है कि हर व्यक्ति की मनी स्टोरी अलग होती है। आज की वीडियो हम सेक्शन वाइज समझेंगे, तो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, क्यों पैसा इमोशनल है। अब बात करते हैं पैसा और इमोशंस की। हम सब सोचते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ दिमाग से होते हैं, लेकिन सच्चाई में भावना और एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। हमारी फैमिली बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग, डर, एम्बिशंस सब मिलके हमारे पैसे के नज़रिए को शेप देते हैं। बचपन के अनुभव, चाइल्डहुड कंडीशनिंग, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया वाली न्यूज स्टोरी में बताया गया है। अगर आप घर में पैसों की लड़ाई देखकर बड़े हुए तो आप हर पैसा बचत के तौर पर देखने लगेंगे। अगर आप हमेशा कंफर्टेबल घर में पले बड़े हुए तो पैसे के मामले में थोड़ा रिलैक्स्ड या फिर रेकलेस हो सकते हो। ये दोनों ही गलत या सही नहीं, बस कंडीशनिंग है। मतलब, आपके चेहरे पे जो भी चेहरे या हालात देखा, वो आपके पैसे की थिंकिंग को बनाता है। ईगो और सामाजिक असर, बहुत बार हम एक्सपेंसिव चीज़ें पाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि इससे रेस्पेक्ट मिलेगी। मॉर्गन हाउसल एक कोट में कहते हैं, लोग फैंसी कार चाहते हैं ताकि लोग उन्हें रेस्पेक्ट करें, एक्चुअल चीज़ें नहीं। इंग्लिश में, महंगे कार्स नहीं, लोगों का इज्जत चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं एक्सपेंसिव स्टफ लेकर इज्जत मिलेगी। यही ईगो कभी दिखावे की तरफ ले जाता है। सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल देखकर भी हम सोच लेते हैं, अगर मेरे पास भी वही चीज़ें हों तो सब मुझे सक्सेसफुल समझेंगे। पर असली सुकून तो तब मिलेगा जब हम अपने हिसाब से काफ़ी को पहचान लें, न कि दूसरों के स्टैंडर्ड पे दौड़ लगा के थक जाएं। डर, फियर और सिक्योरिटी, पैसे से जुड़ी भावनाओं में से एक बड़ा डर है अनिश्चितता का। बचपन में अगर किसी ने पैसे न मिलने का टेंशन देखा हो तो वो बढ़ते उम्र में हमेशा ज़्यादा सेव करने की कोशिश करता है। इसके अलावा लोगों में प्रेजेंट बायस भी होती है, मतलब आज का खुशी अभी चाहिए, आने वाला कल पे फोकस कम। इसी वजह से इमरजेंसी फंड न बनाने की भूल और शॉर्ट टर्म डिसीजन हो जाते हैं, जबकि बड़े गोल्स के लिए थोड़ी प्लानिंग चाहिए होती है। साइकोलॉजिकल ट्रैप्स, हम सब ह्यूमन हैं और साइकोलॉजी के बहुत से ट्रैप्स होते हैं। जैसे लॉस एवर्शन, रिसर्च से पता चला है कि हम लॉसेस को गेन से करीब 2 गुना ज़्यादा पेनफुल समझते हैं। मतलब, अगर स्टॉक में 10,000 रुपये का नुकसान हो गया तो उसका दर्द उस 10,000 रुपये के फ़ायदे से ज़्यादा होता है। इस वजह से हम रिस्क लेने से कतराते हैं और अपने लूजिंग पोजीशंस को ज़्यादा दिन तक जमाए रखने की कोशिश करते हैं। रिसेंसी बायस, अभी का ट्रेंड देखकर सोचना आने वाला भी वैसा ही होगा। अगर लास्ट महीने मार्केट क्रैश हुआ, लोग अगले महीने भी क्रैश अस्यूम करके परेशान हो जाते हैं। और अगर अभी मार्केट हिट में है, लोग सोच लेते हैं ये ट्रेंड ही चलेगा। ये सोच बहुत गलत है क्योंकि मार्केट साइक्लिकल होते हैं।
ओवर कॉन्फिडेंस, हम अक्सर अपने आप को नॉर्मल से ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। इससे होता यह है कि हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं, एक दो स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा लगाते हैं और रिस्क इन्वेस्टिमेट करते हैं। प्रेजेंट बायस, हमें तुरंत रिवॉर्ड चाहिए, जैसे आज का घूमना, खाना, शॉपिंग। रिटायरमेंट के लिए बचाना मुश्किल लगता है क्योंकि वो सपने दूर का लगता है। ये बायस हमारे लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान्स को बिगाड़ सकता है। सेक्शन 2, कॉमन मनी मिस्टेक्स। इन सब ट्रैप्स की वजह से हम कभी बाय हाई सेल लो का चक्कर में फंस जाते हैं। रिसर्च दिखाती है कि आधा से ज़्यादा इमेच्योर इन्वेस्टर्स इसी वजह से अंडर परफॉर्म करते हैं। जब सब एक्साइटेड होते हैं तो शेयर्स खरीद लेते हैं और जब मार्केट नीचे गिरती है तो डर के मारे बेच देते हैं। ये बिहेवियर की वजह से होता है, न कि उनकी मार्केट नॉलेज की कमी। कॉमन मिस्टेक्स की लिस्ट बनाए तो कुछ इस तरह होगी। लॉस एवर्शन, नुकसान से डर। नुकसान का दर्द जितना ज़्यादा होता है उतना ही हम लॉस शाफ्ट में अटक जाते हैं। फोमो और चेजिंग, ट्रेंडी स्टॉक्स को फॉलो करना, क्रिप्टो, हाउसिंग आदि बिना सोच विचार के। शॉर्ट टर्म सोच, सिर्फ आज में थोड़ा फ़ायदा लेने की चक्कर में लंबे अरसे के लिए डिसिप्लिन छूट जाता है। दूसरों को कॉपी करना, मेरे दोस्त ने ये किया मैं भी कर लूँगा, ये ट्रिक नहीं। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। जैसे टाइम्स आर्टिकल में सजेस्ट किया गया, अपना फाइनेंशियल प्लान दूसरों से मत कॉपी करो, अपनी लाइफ के गोल्स, डर, जिम्मेदारियों के हिसाब से कस्टमाइज करो। ओवर कॉन्फिडेंस, मैं एक्सपर्ट हूँ, सोच के ज़्यादा रिस्क लेना। पैसा खर्चने से पहले सोचना और प्लान बनाना जरूरी है, वरना बस नाचा जा गाड़ी के पीछे दौड़ भाग के पैसे चले जाएंगे। चीज़ें थोड़ी में समझ आ रही हो? अगर हाँ, कमेंट करके बताएं आपको सबसे बड़ी मनी मिस्टेक क्या लगती है। सेक्शन 3, रिच वर्सेस वेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिच वर्सेस वेल्दी का फ़र्क। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वाह ये आदमी बहुत पैसा कमाता है तो वेल्थ भी बहुत होगी उसकी। पर यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मॉर्गन हाउसल कहता है, आप वेल्दी तब हो जब आप अपनी कमाई का हिस्सा न खर्चो। मतलब असली वेल्थ वो पैसा है जो आपने बचाया और इन्वेस्ट किया, न कि वो पैसा जो आपने तुरंत खर्च दिया। समझो ये तरीके से, रिच वो लोग होते हैं जिनकी आज की इनकम बहुत हाई होती है। जैसे कोई सुपरस्टार या सीईओ बहुत पैसा कमाता है, फैंसी लाइफस्टाइल है, लेकिन उनकी बचत कम हो सकती है। वेल्दी वो लोग होते हैं जिनके पास शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट्स में पैसा रखा होता है जो दिखता नहीं। ये मत सोचिए रिच लोगों की फ्लैशी चीज़ें ही दौलत है। हाउसल कहता है, वेल्थ ही असल में दौलत है और वो हमेशा हिडन, छुपी हुई होती है, यानी कि आपकी इनकम जो स्पेंड नहीं हुई। एक सिंपल फॉर्मूला से समझो, रिच इक्वल्स शो ऑफ, दिखावा। आज की पार्टी, गाड़ी, डिजाइनर कपड़े, सब विजिबल। वेल्दी इक्वल्स फ्यूचर सिक्योरिटी, कल के लिए स्टेबिलिटी, फ्रीडम और सेफ्टी। इसका एक चार्ट ये दिखा सकता है कि रिच पैसा आज के लिए होता, लेकिन वेल्दी पैसा कल के लिए होता। ये भी देखो, एक जेनेटर थे रोनाल्ड रीड, अमेरिका में उन्होंने $8 मिलियन, लगभग 50 करोड़ रुपए पहले के ही जाने से जमा किए। उनके पास फैंसी कार या एयर कंडीशन्ड घर नहीं था, फिर भी उनकी वेल्थ बिलियन की रेंज में थी क्योंकि उन्होंने डिसिप्लाइन सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स की थी। मॉर्गन हाउसल ने एक बहुत ही सिंपल तरीके से कहा है, द ओनली वे टू बी वेल्थी इज टू नॉट स्पेंड द मनी दैट यू डू हैव। वेल्थ इज हिडन, इट्स इनकम नॉट स्पेंट। मतलब वेल्थ बनाने की पहली रूल ये है कि जितना कमाते हो उसमें से जितना हो सके वेस्ट न करो, बल्कि बचा के रखो। बात यही तक नहीं रुकी, जैसे एक ब्लॉगर ने कोट किया है, सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम एंड वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। इसका अर्थ, सेविंग, बचा के रखना तब होता है जब आप अपने ईगो को कंट्रोल कर लेते हो, यानी दिखावा कम करते हो और जितना कमाएंगे उससे कम में जीने की कोशिश करते हो। वेल्थ वही पैसे है जो आपकी पॉकेट में रह जाए, दिखावे वाली चीज़ों में नहीं खर्च हो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भाई, हमारे यहाँ भी यही चल रहा है। लोग बाहर के होटल में खाना खाते हैं, जैसे पार्टी हो गई, या लेटेस्ट आईफोन से फोटोज भेजते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट में सेविंग्स बहुत कम होती है। दूसरी तरफ छोटे सिटी वालों में बहुत लोग हैं जो सिंपल लाइफ जीते हैं, जैसे कोई प्रोफेसर या वर्किंग कपल, और रेगुलर सिप्स पीपीएफ में इन्वेस्ट करते करते उनकी वेल्थ बनती चलती है। इसलिए ध्यान रहे, आपकी ज़्यादा कमाई आपको वैसे मालिकाना नहीं देती जितना वो पैसा देता है जो आपने खर्च न करके जोड़ा है। फैंसी चीज़ें दिखावा होती हैं, सच्ची ताकत आपके बैंक बैलेंस में होती है जो हम देखे नहीं सकते। रिच वीएस वेल्थ को एक और एंगल से देखें, जब आप किसी लग्जरी कार के पास खड़े होते हैं तो अक्सर आप सोचते हैं, वाह अगर मेरे पास भी ये कार होती तो सब मुझे कूल समझते। लेकिन अगर किसी ने आपसे पूछा, ये गाड़ी क्या देता है, असली में आपको क्या चाहिए, तो अक्सर जवाब होता है, लोगों का रेस्पेक्ट और एडमिरेशन। क्योंकि हम जानते हैं कि चीज़ें दिखावा हैं, असली सुकून तो चॉइसेस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से आता है। सेक्शन 4, लक और रिस्क का रोल। आगे बात करते हैं किस्मत, लक और जोखिम, रिस्क की। लोगों को अच्छा लगता है खुद को हार्ड वर्कर और स्मार्ट कहना, लेकिन सच बहुत अजीब है। हाउसल और कहानियों से पता चलता है कि लक और रिस्क भी सक्सेस और फेल्योर का बड़ा हिस्सा होते हैं।
ये तो बात एकदम गंभीर है। अगर बेंजामिन ग्राहम या हाउसल की तरह सोचो, क्या ये अमल स्किल था या सिर्फ किस्मत? जैसा कि बेंजामिन ग्राहम ने पूछा भी था। उदाहरण के तौर पे सोचिए, बिल गेट्स अगर कुछ अलग कंट्री में या थोड़े लेट हाई स्कूल एडमिशन में पैदा हुआ होता तो दुनिया में उसका किरदार कुछ और भी हो सकता था। उसे किस्मत एक परफेक्ट सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दी, वो बिना किस्मत के उतना बड़ा मिलियनर बन ही नहीं पाता। हमेशा ध्यान रहे, रिस्क भी कभी दूर नहीं होता। आज सेफ लगता इंडस्ट्री, वो कल डाउन हो सकता है। आज सेफ रीट आप छोड़ दो तो कभी एनएफटी फेल भी हो सकता है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत जरूरी है। जैसे कोई फाइनेंशियल प्लानर कहता है, जब आप रिस्क लेने लगे हो तो इंश्योर करो कि वो रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हो। एक इम्पोर्टेंट बात, लोग अक्सर सक्सेस या फेलियर के डिसीजन को जज करते हैं बिना एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट जाने। टाइम्स ऑफ इंडिया की लिस्ट में भी ये एडवाइस है, सक्सेस को आइडोलाइज या फेलियर पे मुझे जल्दी जज ना करो। हर किसी का कॉन्टेक्स्ट अलग है। हमें सेफ्टी नेट्स बनाने चाहिए क्योंकि जिंदगी कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। मतलब, किसी के सक्सेस के पीछे सिर्फ मेहनत ही नहीं, बहुत सी सिचुएशंस और लक भी जुड़ा होता है। इसलिए दूसरों से कंपेयर होने की बजाय अपना फोकस सिक्योरिटी और प्लानिंग पे होना चाहिए। अगर कल कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गई, फायर हो जाए, हेल्थ खराब हो जाए, तो आपके पास एक कुशन इमरजेंसी फंड होना चाहिए, तभी रिस्क को टॉलरेट कर पाएंगे। ध्यान रखें, सक्सेस सिर्फ सबके बस का नहीं होता, फेलियर सिर्फ गलती नहीं होती। दोनों के पीछे लक और रिस्क होते हैं। इसलिए जब किसी की सक्सेस स्टोरी सुनो, गुड जॉब बोलो, लेकिन सोचो कि कोशिश के साथ किस्मत भी शामिल होगी। जब कोई फेलियर देखो तो ये गलती है, ये बेवकूफ़ी मत बोलो बस, शायद उनके हाथ में ज़्यादा कंट्रोल नहीं था। हमारी लर्निंग ये होनी चाहिए कि हम रिस्क को पहचानें और उसके अनुरूप सेफ प्लानिंग करें। इन शॉर्ट, मनी डिसीजन में लक कभी मिले कभी नहीं, पर रिस्क हमेशा ही रहेगा। तो उसे मैनेज करने के लिए पेशेंस रखो और अपनी प्लानिंग बहुत सेफ रियलिस्टिक बनाओ। बैंक डिपॉजिट या सीप से स्टार्ट करो, स्पेकुलेटिव बेट्स कम करो ताकि अनसर्टेनिटीज को संभाल सको। सेक्शन 5, पेशेंस और लंबे समय की सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अब आते हैं सब्र और लॉन्ग टर्म सोच की तरफ। ये सबसे बोरिंग लग सकता है, लेकिन समझो सबसे मजबूत सीक्रेट यहीं छुपा है। मॉर्गन हाउसल कहता है, पेशेंस एक अंडररेटेड मनी स्किल है। आपको सब कुछ राइट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस गेम में लंबे समय तक बने रहना है। मतलब समझो, आपका प्लान परफेक्ट हो या ना हो, पर अगर आप मार्केट में लंबे अरसे तक बने रहे तो टाइम आपका काम कितना आसान कर सकता है। कंपाउंडिंग की ताकत, जैसे एक छोटी सी बिल्ली पैसे की बचत अगर सही जगह इन्वेस्ट करे तो समय के साथ बहुत बड़ी बन सकती है। कंपाउंडिंग का सिंपल फॉर्मूला है, टाइम प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। पर हमारा दिमाग इस आइडिया को पकड़ नहीं पाता क्योंकि हम लीनियर सोचते हैं। 1+1+1 से हम थक जाते हैं, जबकि असली मैजिक 2×2×2 में होती है। एक निजी उदाहरण के लिए, अगर आप 20 साल की उम्र में 1000 रुपये महीने इन्वेस्ट करने लगे किसी म्यूचुअल फंड में और 40 साल तक की बात करो, तो रिटायरमेंट तक वो सिर्फ 4,65,000 रुपये ही पैसे नहीं बनेंगे, बल्कि वो 3 करोड़ रुपये हो जाएंगे है, क्योंकि कंपाउंडिंग से ये डबल ट्रिपल होता जाएगा। तो पेशेंस और डिसिप्लिन बनाना जरूरी है। अर्ली स्टार्ट, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेहतर। जैसे वॉरेन बफे ने सिर्फ 50 रुपये में शेयर खरीदना शुरू किया, 75 साल इन्वेस्ट करके $81 बिलियन कमा लिए। अगर आज 20 साल के बच्चों को 1000 रुपये महीने इन्वेस्ट करने की आदत पड़ जाए, उनके लिए आने वाला 20 से 30 साल में वेल्थ कंपाउंड हो जाएगी। कंसिस्टेंसी, अगर हर महीने थोड़ा सेव करते रहो तो टाइम के साथ हडल्स, मार्केट में गिरावट पर आपको टेंशन कम होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म एवरेज में आप प्रॉफिट में रहेंगे। इग्नो अप्स एंड डाउन्स, जब मार्केट गिरती है पैनिक ना करो, जब चलती है ईगो में आकर ज़्यादा खरीद ना करो, बस अपने प्लान को फॉलो करते रहो। जैसे एक इन्वेस्टर ने कहा, कंपाउंडिंग बोरिंग चीज़ है, आप अपने पोर्टफोलियो से एंटरटेनमेंट मत एक्सपेक्ट करो, अपना कोई और हॉबी ढूंढो। अगर आप शॉर्ट टर्म सोच में घुसे रहोगे तो दुनिया में हमेशा इंटरेस्टिंग नया ट्रेंड रहेगा जो आपको भागने पर मजबूर करेगा। लेकिन जब आप लॉन्ग गेम पे फोकस करोगे, आप पाओगे कि जैसा मार्केट चलेगा वैसे एवरेज रिटर्न्स नीचे मत क्या, बस अपना डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क टॉलरेंस मेंटेन रखो और वक्त के साथ आपकी वेल्थ स्नोबॉल की तरह बढ़ने लगेगी। एक पॉइंट ध्यान से सोचिए, हाउसल ने हाईलाइट किया है कि हम अपने आप को टाइम का कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, पर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कंट्रोल अपने इमोशंस का। मार्केट के हर हेडलाइन पे रिएक्ट करने से बेहतर है कि लंबे समय का नज़रिया अपनाएं। जैसे वैल्यू रिसर्च स्टोरी में रोनाल्ड रीड ने सिखाया, उन्होंने टाइम और पेशेंस को अपना बेस्ट दोस्त बनाया। उनके पैसे 50+ उम्र में सबसे ज़्यादा बढ़े सिर्फ पेशेंस की वजह से। सेक्शन 6, रियल केस स्टडीज एंड स्टोरीज। चलिए अब कुछ रियल कहानियों की बात करते हैं जो ये कॉन्सेप्ट समझाती हैं। रोनाल्ड रीड, यूएसए, एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है रोनाल्ड जेम्स रीड की।
उन्होंने अपना जीवन गैस स्टेशन पे मैकेनिक और डिपार्टमेंट स्टोर में जेनेटर के रूप में बिताया, सेकंड हैंड कार चलाई और बहुत सिंपल जिंदगी जीती। फिर भी उनके पास मरने तक $8 मिलियन लगभग 50 करोड़ रुपए जमा हो गए। लोग हैरान हुए कि एक छोटे काम करने वाले आदमी ने इतनी दौलत कैसे जोड़ी। जवाब था पेशेंस और डिसिप्लिन। उन्होंने हमेशा स्टेबल ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे P&G, जॉनसन एंड जॉनसन खरीदे और उन्हें दशकों तक रखा, डिविडेंड रीइन्वेस्ट किया। उनका मंत्र था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मूल मंत्र ये नहीं कि कितना कमाते हैं, बल्कि ये कि कितना बचा के इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने अपने जरूरी एक्सपेंसेस के बाद जितना भी बचा उससे इन्वेस्ट किया, यही उनका असली वेल्थ बिल्डर था। इस कहानी से सीख, फैंसी दिखावा नहीं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए। दूसरे केस इंडिया कॉन्टेक्स्ट, हमारे यहाँ भी कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं। मान लीजिए एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो रोज 500 रुपये कमाता हो, वो हर महीने 200 रुपये ही सेव करता हो, मतलब 40% बचाता। कुछ साल में वो सीप और फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करके छोटी मोटी अपार्टमेंट्स खरीद लेता है। कुछ ही टाइम बाद उसकी अर्निंग 2 रुपये से 3 लाख महीना बिल से आने लगती है, क्योंकि रेंट मिलता है उस घरों से। इस कहानी के बहुत वायरल एग्जाम्पल्स होते रहते हैं, जैसे बेंगलोर की एक वायरल पोस्ट में ऑटो रिक्शा वाले ने 2 घर 4 रुपये से 5 करोड़ के बताकर सबको हैरान किया। लेकिन असली सीख वही है, लाइव बिलो योर मीन्स। जरूरत से ज़्यादा लग्जरी चेज करने की जगह अपनी इनकम का एक हिस्सा डिसिप्लाइंड फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो। इस तरह आप वेल्थ क्वाइटली क्रिएट कर सकते हैं। लेसन, इन सब कहानियों से हमें ये पता चलता है कि फाइनेंशियल सक्सेस एक प्रोटेक्टेड गेम है। कोशिश करो कि पैसा डिनर टेबल या फ्रेंड्स के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नाइट में बैठे काम करे। हमेशा डेब्ट से बचो, इंश्योरेंस रखो और सबसे ज़रूरी, हमेशा अपना पर्सपेक्टिव डिफाइन करो कि आप क्या खेल रहे हो। जैसे एक पॉडकास्ट रिव्यू में डिस्कस किया गया, आपको हमेशा पढ़ना चाहिए, अपने गेम को पहचानो, जिससे आप दूसरे लोगों की दुलहट डिफरेंट गेम की नकल न करो। चीज़ें समझ में आ रही है? नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग कहानी कौन सी लगी। समरी, पैसा स्मार्टनेस से कम पर डिसिप्लिन और पेशेंस से ज़्यादा ग्रो होता है। दोस्तों, ये था पैसे की साइकोलॉजी, जहां लॉजिक, इमोशन, लक और टाइम मिलकर खेलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का सफ़र पसंद आया होगा। आज हमने देखा कि पैसे का मामला सिर्फ नंबर्स नहीं, साइकोलॉजी भी है। हमारे इमोशंस, अपब्रिंगिंग और दिमाग कितना खेल खिलाते हैं। याद रखिए, अपने आप से कंपेयर मत कीजिए, अपने ही गेम को समझकर खेल कीजिए। सेव करना सीखिए, ईगो को कंट्रोल कीजिए और लग्जरी को बहुत मत खर्च कीजिए। कॉमन ट्रैप से बचकर अपना प्लान बनाइए। लक और रिस्क का हिस्सेदार समझिए, रिस्क के लिए हमेशा रेडी रहिए। पेशेंस रखिए, अपनी लंबी प्लानिंग पर टिके रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं आपको इसमें सबसे बेहतर टिप क्या लगी, या कोई पर्सनल इंसाइट शेयर करें। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग पर्सनल फाइनेंस टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ प्लानिंग, स्टेबल इन्वेस्टिंग और पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए।